Assalamualaikum. Hello, and good morning. Subah bakhair, khush aamdeed, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 15 तारीख है आज दिसंबर की, द 15th of December, यानी इस साल का आखिरी माह का आधा हिस्सा भी गुजर गया है. थर्सडे का दिन है, जुमेरात का दिन है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू डूइंग वेरी वेल वेयरएवर यू आर, हुएवर यू आर. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियत अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. One of the first news that I read this morning was unfortunate. आज सुबह थोड़ी भगदड़ थी क्योंकि काफ़ी कुछ करना था before coming. Literally भाग के आई हूँ. लेकिन I did take out enough time to read the news, just a little bit of it. And it's so sad. इतना मेरा दिल ख़राब हुआ because ये भी एक हकीकत है, हर एक ने जाना होता है दुनिया से. लेकिन a person जो कि पाकिस्तान में शायद कम लोग जानते हों, यंगर जनरेशन शायद ज़्यादा जानती हो. मैं इसलिए जानती हूँ इस शख्सियत के बारे में बिकॉज एक तो म्यूज़िक से काफ़ी लगाव है, फिर डिफरेंट डांस फॉर्म से लगाव है. ट्विच, इफ़ यू एवर वॉच द एलन डिजेनरस शो, तो ट्विच वॉज द पर्सन जो कि उनकी म्यूज़िक मिक्सिंग और रैपिंग और अक्सर डांस परफॉर्मेंसेज और भी बहुत सारी चीज़ें करता था. ट्विच वॉज अ पार्ट ऑफ द शो फॉर द पास्ट 2-3 years, I think, at least. शुरू से नहीं था. And extremely talented person, and funny and lively. And जिस तरह की खबर मैंने पढ़ी है और अभी तक जो अंदाज़ा हो रहा है वो ये अंदाज़ा हो रहा है कि he did not die accidentally, यानी हादसाती तौर पर उसकी मौत नहीं हुई है. शायद वो मेंटली इतने प्रेशर्ड थे या ऐसी मेंटल हेल्थ इशू का सामना कर रहे थे दैट शायद इस वजह से उनकी जान चली गई. दैट इज़ वॉट वी the news that has come out so far. And और भी लोगों से आपने सुना होगा, होपफुली आप लोग खुद भी इस रूल को, इस उसूल को अपनाते होंगे. मैं भी आप लोगों की याद दहानी कराती रहती हूँ दैट प्लीज बी काइंड. यू डोंट नो व्हाट समबडी इज गोइंग थ्रू. कोई हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा जो रोज आपके सामने आके बकिया लोगों के मुकाबले में ऐसा कोई शख्स हो जो कि जिसका काम ही अच्छा मूड कर देना, या वो that person walks into the room and the room lights up, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कि उस शख्स के आने से, उस शख्स की मौजूदगी से खिल उठता है, जो माहौल होता है वो खिल उठता है, लोगों का मूड अच्छा हो जाता है, लोग हंसने हंसाने लगते हैं एक्सेट्रा. अक्सर एक्सक्यूज मी ऐसे ही लोग होते हैं जो कि जहनी दबाव का शिकार होते हैं. ऐसा नहीं है कि और ये ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें हम कहना शुरू करना चाहते हो तो फिर उसको हेल्प लेनी चाहिए. लॉट ऑफ पीपल डू गो थ्रू थेरेपी एंड हेल्प, एंड सम पीपल आर नॉट एबल टू. कभी कभी आप you go through the process that you're supposed to go through and it takes longer for you to come out of your whatever your pains are. यानी कि कुछ लोगों को ज्यादा तवील अरसा लगता है क्योंकि उनके ट्रॉमाज इतने एम्बेडेड होते हैं या उनका डिप्रेशन इतना सिवियर होता है या जो भी मेंटल हेल्थ फॉर्म होता है. सो प्लीज, आई एम लिटरली बेगिंग यू टुडे, आप अपने आप से वादा कर लीजिए कि कुछ भी हो जाए, जिस किस्म का मर्जी कोई शख्स हो, कोई बहुत बुरा भी शख्स हो, आप ज्यादा से ज्यादा मतलब आप किनारा कशी इख्तियार कर सकते हैं. अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसकी वजह से, जिसको अपनी तकालीफ की वजह से उसको खुद ही अपने रवैयों पे कोई कंट्रोल इतना सच ना हो. नॉट कि कोई जस्टिफिकेशन होती है ये, बट अक्सर लोग बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं या बहुत अजीब सा रवैया रखने लगते हैं या बड़े उनका मिजाज जो है या मूड जो है वो हर वक्त खराब ही रहने लगता है, या वो दे जस्ट नॉट वेरी नाइस पीपल. लॉट ऑफ दीज पीपल themselves आर ऑल्सो गोइंग थ्रू मेंटल हेल्थ इशूज. एंड ऑफ कोर्स देन द पीपल जो कि अच्छे रवैयों के साथ आपसे मिलते हैं, whoever it is in front of you, आप अपने दिल को साफ रखिए. थोड़ी सी गुंजाइश लोगों को दे दिया करें. अपने आप को प्रोटेक्ट करने की खातिर आपको बिल्कुल हक है कि अगर कोई शख्स सही रवैया नहीं रख रहा है, बेशक वो किसी बहुत सख्त वक्त से गुजर रहा है, तो आप थोड़ा सा फासला अख्तियार कर लीजिए. बट डोंट फॉरगेट टू बी काइंड इन वॉट एवर वे दैट यू कैन. यू नेवर नो. मैं हमेशा रॉबिन विलियम्स की मिसाल देती हूँ. वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल जो कि देखने में उनके वो जिस तरह के किरदार अदा करते थे फिल्म्स में, व्हाट अ फाइन एक्टर. वो जो इंटरव्यूज देते थे, जिस तरह की कॉमेडी करते थे, इट वाज जस्ट एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. एंड ही टुक हिज लाइफ, ही कमिटेड सुसाइड. अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे
और तौफीक अता फरमाए कि हम वी हैंग ऑन टू दैट रोप एंड वी फाइंड द स्ट्रेंथ टू टेक हेल्प. खुद नहीं इंसान सब कुछ कर सकता है. डिप्रेशन इज ऑल्सो समथिंग जो मुख्तलिफ मज़ाहिब में जिक्र उसका बड़े क्लियरली वाजे तौर पे किया गया, अगर हम बॉदर करें इतना पढ़ना और समझना, इंक्लूडिंग इस्लाम ऑल्सो. सो डिप्रेशन इज़ वेरी रियल. ये इंसान इनकी अपनी इमेजिनेशन का हिस्सा नहीं होता है. बिल्कुल जिस तरह जिस्मानी इतनी सारी बीमारियां होती हैं, उसी तरह जहनी बीमारियां भी होती हैं. और जहनी बीमारियां आर अराउंड मोर दैन वी वुड लाइक टू एडमिट. शुक्र है उतना टैबू रहा नहीं है, बट बहुत ज्यादा अकसाम है. बिल्कुल जिस तरह हम जब नज़ले ज़ुकाम की बात करते हैं या किसी भी और किस्म की बीमारी की बात करते हैं, उसके कितने किस्म के अकसाम सामने आ गए हैं. आप कोविड को ही ले लें, मैं हमेशा ही मिसाल देती हूँ ना, कितने वेरिएंट्स उसके सामने आ गए थे. तो जिस आपके जिस्म के हिस्से की वजह से आपका पूरा फंक्शन चलता है, जिस पे सबसे ज्यादा जोर पड़ता है, उससे मुतालिक क्यों हमारे लिए मानना मुश्किल है कि वो भी बीमार हो सकता है. अगर दिल बीमार हो सकता है, जिस्म बीमार हो सकता है, जिस्म के डिफरेंट हिस्से बीमार हो सकते हैं, तो दिमाग क्यों नहीं बीमार हो सकता. सो प्लीज बी काइंड. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, उन पर बिल्कुल नजर डालेंगे. सवाल भी मैंने आज जो पोस्ट किया है, दैट इज रिलेटेड टू समथिंग जो कि मेंटल प्रेशर बहुत डालता है लोगों के ऊपर. एंड एक ऐसा नैरेटिव जो कि हम बड़े होते हुए अक्सर सुन रहे थे. और आपने अगर 3 इडियट्स मूवी देखी है तो उसमें भी आपने एक डायलॉग, वो जो प्रोफेसर होते हैं, जो हेड होते हैं यूनिवर्सिटी के, जिसको वायरस बोलते हैं ये लोग, वो कहता है ना कि हु वाज द फर्स्ट मैन हु वेंट टू द मून. तो कहते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग सारे स्टूडेंट्स. तो कहते हैं हु वाज द सेकंड मैन. तो नोबडी नोज द आंसर, द स्टूडेंट्स डोंट नो द आंसर. उनको जवाब नहीं पता होता है. तो वो कहते हैं डजंट मैटर, फॉरगेट इट, नोबडी रिमेंबर्स द पर्सन हु केम सेकंड. ठीक है, अब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हेड, उसका किरदार ही ऐसा होता है, कैरेक्टर जो निभा रहे होते हैं, कि उसका ये कहना बड़ी अजीब सी बात है. बट दिस इज नॉट समथिंग दैट वी हैव नॉट हर्ड बिफोर. ये नैरेटिव रहा है फॉर अराउंड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये नैरेटिव, ये सोच बदल गई है कि जो सेकंड आता है उसको कोई याद नहीं रखता, सिर्फ उसको याद रखा जाता है जो फर्स्ट आता है? या आप समझते हैं कि अब इस दौर में इस तरह का नैरेटिव बहुत मुख्तलिफ तरीकों से चेंज हो चुका है? वट एवर यू थिंक कि इस चीज को सही मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, ये एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, बदल गया है, नहीं बदला है, वट एवर योर जवाब इज, हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEE, and there's lots of things to share with you today. करती हूँ थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. ऑलराइट देन, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, उस पर नजर डालते हैं. आज का सवाल भी दोहराई देती हूँ, लेकिन एक और चीज रिलेटेड टू जो मैंने पहले लिंक में कहा था. एक मिनट पहले आज मैंने कहा ना भगदड़ में आई हूँ तो बाल अजीब स्टैटिक से हुए हुए हैं, वैसे ही 4 बाल है ऊपर से. अच्छा जी, ठीक करिए. एक चीज ये आई हैव नोटिस्ड, अगेन बहुत सारी चीजों का नैरेटिव चेंज हो गया है, और जरूरी नहीं है कि बड़े ऐसी बात करें, लोग ऐसी बात करते हैं. लोग ऐसी बात करते हैं कि इसीलिए, मतलब मजहब की तरफ लाने के लिए, मगर अगर आप चाहते हैं कि मजहब की तरफ कोई खिंचा चला आए, या उसको अपनाए, या उसका ईमान थोड़ा और पुख्ता हो, या वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि वो सुकून में हो, अच्छी जिंदगी गुजारे. अगर आप इस नीयत से चाहते हैं, इस नीयत से चाहते हैं, तो देखो उसने ये नहीं किया इसलिए उसके साथ ये, डोंट बी दैट पर्सन. पीपल हु कमिट सुसाइड या हु टेक देयर लाइफ, वो अपनी जिंदगी के लोएस्ट पॉइंट पे होते हैं. एक तो जब कोई इस दुनिया से चला जाता है, वो बुरा से बुरा शख्स भी हो, हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, खस कम जहां पाकी कहते हैं अक्सर हम. आई डोंट थिंक ऐसे मुहावरे एग्जिस्ट करने चाहिए. जो चला गया वो चला गया. कोई बहुत बहुत ही बुरा शख्स भी अगर हो, आई थिंक उससे के बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं. वो चला गया ना दुनिया से. और अच्छे लोग जाते हैं, या इस तरह की कंफर्म हो गया कि ही डिड कमिट सुसाइड. इट्स शॉकिंग. You go look at Twitch's pictures and his programs and his dance performances and his relationship with his wife. It's यकीन ही नहीं कोई कर सकता कि उसके अंदर कितनी तकलीफ होगी. तो कोई भी शख्स ऐसा हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, अपनाता हो मजहब को, ना अपनाता हो, पहले आप ये सोचिए वो कितनी तकलीफ में होगा शख्स. तो उसको और कोई रास्ता और नहीं नजर आया. हाँ, ये अगर हम उसका क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम करना शुरू करें, उसकी किस वजह से उसने ये किया, पोस्टमार्टम यानी उसके इमोशनल पोस्टमार्टम करें, तो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि वो मजहब से दूर हो गया था. उस जिंदगी से वो शख्स दूर हो जाता है. वो इतनी तकलीफ में होता है जब कोई शख्स अपनी जान लेता है. तो सो प्लीज डोंट स्टार्ट ऑफ विथ इसीलिए हम कहते हैं. अगर आप किसी की भलाई चाहते हैं तो उसकी मगफिरत के लिए दुआ कीजिए. अगर आप भलाई चाहते हैं
तो आप जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनकी कदर कीजिए. इस तरह तनकीद का निशाना ना बनाइए. मजहब को अपनी 2 मिनट की ईगो और पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए इस तरह मत इस्तेमाल कीजिए. वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू कॉमेंट कौन अल्लाह ताला से कितना करीब है, किसका तवक्कल ज्यादा है, किसका कम है. हम जाहिरी तौर पे जो दिख रहा होता है वो बहुत मर्तबा नहीं होता है. ना पाइंचा ऊंचा करने से, ना तहज्जुद के लिए उठने से कोई ज्यादा जो है वो मजहबी या इबादत गुजार हो जाता है, और ना कोई किसी किस्म का कपड़ा पहनने से या मुसल्ले पे ना सर टेकने से कम रिलीजियस हो जाता है. यू कैन नॉट डिफाइन दिस वे. ओनली अल्लाह ताला नोज हु इज क्लोज टू अल्लाह ताला. सो जस्ट pray for people if you can, be kind to people if you can. What's happening around the world? Instagram ने एक notes का नया फीचर जो है वो मुतारिफ कराया है, उस पर नजर डालेंगे. आज का सवाल is related to coming second and I'm asking you कि आप क्या समझते हैं कि अब के दौर में ये नैरेटिव चेंज हो गया है कि जो शख्स फर्स्ट आता है उसी को याद रखा जाता है, जो सेकंड आता है उसको नहीं याद रखा जाता, या आप समझते हैं कि ये नैरेटिव, ये सोच अब नहीं एग्जिस्ट करती है? डू यू थिंक दिस नैरेटिव हैज चेंज्ड और डज इट स्टिल स्टैंड ट्रू टुडे? हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ, ताकि आपका पॉप अप कर जाए आपका जवाब. इट्स ईजियर टू ट्रेस इट, ऑल्दो मैं थ्रेड खोल के भी रखती हूँ, 2-2 3-3 टैब्स खोल के रखती हूँ, बट स्टिल इट बिकम्स अ लिटिल ईजियर. और क्या हो रहा है जी दुनिया में? पाकिस्तान में क्या हो रहा है? मुल्क में डॉलर्स की कमी, सालाना 30,000 से जायद बैरून मुल्क ले जाने पर पाबंदी. और मार्केट में, ओपन मार्केट में फुल फ्लेजेड इसका फायदा उठाया जा रहा है. लोग कह रहे हैं कि चूंकि शॉर्टेज है तो लोग अगर वैसे इंटरबैंक रेट अगर क्या है 224 है आजकल मेरे ख्याल में, 230 पे चला गया था, 250 तक लोग पे कर रहे हैं बिकॉज शॉर्टेज है. और अगर उनको जरूरत है, मजबूरी है, तो दैट्स व्हाट दे आर बाइंग. सिंध में डेंगी से हलाकतों का 3 साला रिकॉर्ड टूट गया है. डेंगी के बारे में मैंने पिछले हफ्ते भी जिक्र किया था. द डेंगी इज स्टिल अराउंड इवन दो मौसम चेंज हो गया है. वैसे सुनने में तो यही आया कि अभी भी कराची में कोई सर्दी क्वेटा वेव जो आती है उसका कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है. लेकिन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि सिंध में चूंकि इस दफा इतनी सिवियरिटी से फ्लड्स आए थे, और डेंगी जो है वो, डेंगी जैसी बीमारियां जो है वो ब्रीड करती हैं पानी के इर्द गिर्द, ज्यादा ब्रीड करती हैं. ब्रीड यानी कि बढ़ती हैं. तो वो पानी तो अभी तक ना निकाला गया, ना खुश्क हुआ. इतने सारे अभी भी इलाके हैं जहां पानी खड़ा हुआ है अभी 4 माह बाद भी. सो बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीजेस, आई हैव मेंशन्ड दिस बिफोर आल्सो, जो दे आर गोइंग टू इंटेंसिफाई, और ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा, तो प्लीज ध्यान रखिएगा. और क्या हो रहा है जी? टेस्ट रैंकिंग में सऊद शकील की लंबी छलांग, बाबर और रिजवान की तंजिली. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. अमेरिका में पाकिस्तान की जेर मलकियत अहम इमारत फरोख्त करने की तैयारी है. कल भी मैं देख रही थी, वक्त हुआ तो उस पर नजर डाल लेंगे. दुनिया में पहली बार एक मुल्क में नई नस्ल के लिए सिगरेट की फरोख्त गैर कानूनी करार. नई नस्ल के लिए क्या मतलब है इस बात का? सो एज आई सेड, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू शेयर विद यू. इसके बाद स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट देन, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड? पीएसएल इज ऑल ओवर द न्यूज. उसके ड्राफ्ट्स, उसकी टीम, उसके मेंटर्स, उसके कोचेस, उसके कैप्टन्स. एंड कराची किंग्स के इस दफा के कैप्टन होंगे इमाद वसीम. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दे हैव एंगेज्ड मोहम्मद आमिर एज बॉलिंग मेंटर एंड शोएब मलिक एज कोच. आई बिलीव ऐसा ही है. एंड ऑफिशियली अब उन्होंने बाबर आजम को पेशावर ज़ल्मी का कैप्टन जो है वो अनाउंस कर दिया है, विच वॉज एक्सपेक्टेड वंस ही हैड मेड द शिफ्ट. कल आई थिंक एक आध लोगों ने ये भी पोस्ट किया था कि समझ नहीं आई कि क्यों बाबर आजम जो है वो शिफ्ट किया है कराची किंग्स से. आई थिंक बहुत ऑब्वियस है. आई शुड स्टॉप टचिंग माई हेयर. आज बहुत ज्यादा टच कर, वैसे ही स्टैटिक हो रहे, ऊपर से टच किए चले जा रही हूँ. स्टैटिक का मतलब होता है बिल्कुल, स्टैटिक का मतलब स्टैटिक होता है, जैसे मैं क्या कह सकती हूँ. आई थिंक ऑब्वियस इसलिए है बिकॉज द टीम डायनामिक्स एंड द कोचिंग यूनिट and maybe the kind of support that he got, or he was expecting more, or maybe he wanted a change. But team dynamics के हवाले से obvious जो आंसर है वो यही है कि team dynamics थोड़े से फर्क थे, and change is always a good thing. Let's put it that way. Sport को sports की तरह ही फोकस करना चाहिए. उसमें और जो फैक्ट है, हकायक है, उनको साइड पे रख देते हैं. And let's play it like cricket, man. Let's not make it like the fight between PPP, PMLN and PTI. You know, let's not make sports that, because cricket in recent times, खासतौर पे वर्ल्ड कप के दौरान पुराने और नए प्लेयर्स के दरमियान की जो बातें, जो गुफ्तगू चल रही थी सोशल मीडिया पे, इट वाज लिटरली लाइक दैट. ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स
हमेशा बुरी चीज़ होती है, या डिबेट नहीं होनी चाहिए या मुख्तलिफ राय नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत ही अजीब सी सिनेरियो बन गई थी where our team was genuinely working so hard and experimenting with things and failing and applying new strategies and moving on and then Qudrat ka nizam and all of that. Lekin anyhow, so PSL 8 is definitely in the news. Alex Hales is in the news. Paris is in the news. Why is Paris in the news? What happened in Paris? Allah khair rakhe. I don't know why Paris is in the news. List of players प्लैटिनम कैटेगरी में फॉर द HBL PSL ड्राफ्ट, वो भी कल पब्लिश हुआ था. इंटरेस्टिंग टू सी सम नेम्स जो कि कुछ लोग समझते हैं, मैं नीचे कमेंट्स वगैरह भी पढ़ी थी कि शायद इनको गोल्ड कैटेगरी में होना चाहिए था. लॉट्स ऑफ सम very fantastic players also. Kane Williamson is also in the news. Arabs are in the news. Muslim Ummah is in the news. Congratulations, France is in the news. I believe they won 2-0. I did not watch the entire match. One, I was exhausted, and two, I was like, I didn't have the heart to see Morocco losing, although genuinely उन्होंने मतलब they gave it their all. Giving it your all is sometimes so much more important, isn't it? लेकिन कुछ लोग ये इस तरह नहीं सोचते, और इसी से आज का सवाल और उसकी इंस्पिरेशन है कि क्या आप समझते हैं कि nobody remembers the person who came second या only the person who comes first is remembered. ये narrative, ये सोच जो है कि जो पहला आता है, जो जीतता है उसको याद रखा जाता है, उसको बाजीगर बोलते हैं, या जो दूसरे नंबर पे आता है उसको लोग नहीं याद रखते हैं. ये सोच, ये रवैया, ये जहनियत क्या अभी भी आजकल के मौजूदा दौर में भी है, या क्या आप समझते हैं कि चीजें काफी चेंज हो गई हैं, या कभी होता है कभी नहीं होता है? व्हाटएवर योर जवाब इज, हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. We're up for a टॉप ऑफ द आवर की कमर्शियल ब्रेक. मुलाकात होती है इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4. इफ यू जस्ट ट्यून्ड इन राइट नाउ, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन बोर्ड. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, उस पे भी नजर हम डाल रहे हैं. कुछ चीजों का जिक्र हो चुका है. अब मैंने एक चीज खोली एंड आई वाज लाइक इसका इस चीज से लिंक करके बताऊंगी, एंड देन आई हैव फॉरगॉटन कि मैंने क्यों ये खोला था. ऐसा भी होता है. खैर, आपके जवाबात की तरफ आते हैं. आज मैंने आपसे सवाल पूछा था, नोबडी रिमेंबर्स द पर्सन हु कम्स सेकंड, यानी कि कोई उस शख्स को नहीं याद रखता जो दूसरे नंबर पे आए. जो अव्वल नंबर पे आता है, जो जीतता है, वो सिकंदर कहलाता है या बाजीगर कहलाता है, जो भी आप कहना चाहें, उसको बस याद रखा जाता है. क्या आप समझते हैं कि ये सोच, ये रवैया, ये तौर तरीके के जो जीत जाएगा, जो आगे निकल जाएगा, उसको याद रखा जाएगा, क्या ये बदल गई है सोच, या डू यू थिंक दिस नैरेटिव स्टिल एग्जिस्ट्स? यस, नो, मे बी, पार्शियल, व्हाटएवर योर जवाब इज, आई लुक फॉरवर्ड टू इट. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. तो अभी तक जो जवाबात आए हैं, आज आई एम सो अनकंफर्टेबल कॉन्स्टेंटली. द चेयर, द हेयर, द मफलर, एवरीथिंग इज बॉदरिंग मी टुडे. इट्स वन ऑफ दोज डेज. अच्छा जी, अभी तक जो जवाबात आए हैं, खुरम अमानुल्लाह कहते हैं, आई बिलीव दैट वन हु स्टूड सेकंड remembers it. It helps that person work harder to get the first position. Very interesting जवाब. खुरम अमानुल्लाह का कहना है कि जो शख्स दूसरे नंबर पर आता है, when we say दूसरा नंबर, it means कि जो पहले नंबर पे ना आए. दूसरा नंबर does not necessarily just mean second. It can also mean just not first. It could be third, fourth, or no position at all. तो वो खुद याद रखता है शख्स, और उससे उसको एक हिम्मत मिलती है कि उसने आगे और बढ़ना है, और जीतना भी है, आगे पहले नंबर पे भी आना है. अहमद बिलाल कहते हैं, ट्रू फॉर टुडे एंड ऑल्सो फॉर टुमारो. इंटरेस्टिंग. इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू. आई रिस्पेक्ट दैट. आई डोंट एग्री विद इट एट ऑल. आप कह रहे हैं कि लोग उन्हीं को याद रखते हैं जो कि पहले नंबर पर आते हैं, दूसरे नंबर वाले को याद रखा नहीं जाता. ये आज भी हकीकत है और कल भी हकीकत होगी इनके मुताबिक. सईद वकार हसनैन अहमद साहब कहते हैं, दिस रैंकिंग नैरेटिव डिपेंड्स अपॉन अल्टीमेट गोल. डिपेंड करता है ये सोच, ये रवैया तब एप्लीकेबल होता है कि आपका गोल है क्या. एट टाइम्स इट्स द ओनली मेजर, सो हाईली क्रिटिकल, एंड एट टाइम्स इट हार्डली मैटर्स. अच्छा, यानी कि कभी कभी आपको किसी चीज की क्वालिटी के हिसाब से या म्यार आपको चूंकि एक एस्टैब्लिश करना होता है, तो इसलिए जो उस म्यार पे उतरता है, जिसको हम कहते हैं पहले नंबर पे आना, दिस इज ऑल्सो मुहावरतन हम कहते हैं. कोई कंपनी हो सकती है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, कोई शख्स हो सकता है, व्हाटएवर, तो तब जरूरी होता है. ठीक है. मोर इम्पोर्टेंट इज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग फ्रॉम द प्रोसेस. यानी कभी कभार हम ये नहीं डिनाई कर सकते कि म्यार को एस्टैब्लिश करने के लिए
हमें ये फर्स्ट वाली जो चीज है कि कॉन्सेप्ट कि हाँ जी दैट मैटर्स द मोस्ट, वो एक्सेप्ट करना जरूरी होता है. लेकिन अगर हम लोगों के हवाले से बात करें तो जो प्रोसेस होता है, लर्निंग प्रोसेस होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, उसको उसकी कदर करना बहुत जरूरी है. वी लिव फॉर अनदर डे. थैंक यू फॉर योर जवाब. सभी सलीम कहते हैं विद सो मच इन्फॉर्मेशन ऑन द पाम ऑफ आवर हैंड्स आई थिंक दिस नैरेटिव हैज चेंज्ड. ओके, दैट्स एन इंटरेस्टिंग जवाब. ऑल्सो कहते हैं कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे इर्द गिर्द है, इतनी सारी मालूमात है हमारे इर्द गिर्द, तो क्या यू नो अव्वल नंबर पर या कोई प्राइज जीतना या सेकंड पोजीशन हासिल करना. The concept of valuable information is what's important, और उस information के साथ आप इतना कुछ कर सकते हैं. So very interesting जवाब. और भी जवाब आते शामिल करती हूँ इस कमर्शियल ब्रेक के बाद. मैंने एक आध और चीजें भी खोली थी. अच्छा जी, मुल्क में डॉलर की तो हमने बात कर ली थी. मुल्क में सॉरी पाकिस्तान में रोजगार, मुल्क ही हुआ, रोजगार और बेरोजगारी पर कुछ दिलचस्प हकाइक. एक रिपोर्ट सामने आई, उसमें बताया गया है कि टेक्निकल काबिलियत वालों या डिप्लोमा होल्डर्स के लिए मुल्क में रोजगार के मौके ज्यादा हैं. दैट्स ट्रू. टेक्नोलॉजी रिलेटेड या तकनीकी जो मालूमात हासिल कर चुके हैं या कोई कोर्स उस पर कर चुके हैं, डिप्लोमा कर चुके हैं, तो वो बिकॉज कॉन्स्टेंटली टेक्नोलॉजी चेंज हो रही होती है, कॉन्स्टेंटली आप अपने आप को अप स्केल और अप स्किल कर सकते हैं, नई स्किल्स सीख के, नए डिप्लोमाज, नए सर्टिफिकेशंस हासिल करके. तो मौके उस तरह बन ज्यादा जाते हैं फ्रीलांसिंग के तौर पे. पार्ट टाइम, इंटरनेशनल, लोकल, सेल्फ क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आती हैं. जबकि दीगर तालीमी शोबों बशमूल PhDs के लिए रोजगार के मौके कम हैं. इतना पढ़ते हैं, आधी जिंदगी अपनी सर्व कर देते हैं, डिसर्टेशन तक करते करते आधे बाल से ज्यादा सफेद हो जाते हैं. लेकिन PhDs के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है. इस पे काफी डिबेट चल रही पिछले कोई एक आधी हफ्ते से. देयर आर पीपल हु स्पेंड डेडिकेट देमसेल्व्स just to get a certain PhD in a certain in a certain area of expertise. और इंसान अपने लिए इतनी मालूमात हासिल करता है, लेकिन जब उसको वो कन्वे करके आगे कन्वर्ट करके कुछ करना चाहता है और कोई मौका नहीं आपको मिल रहा, तो दैट इज डेफिनेटली अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स. सुबह से मैं 3 लोगों की वफात का जो है वो पढ़ चुकी हूँ, like since 8 in the morning. It's one of those heavy days. Allah Ta'ala खैरियत रखे. What's happening around the world? क्यों पेज गायब हो गया भाई. वर्ल्ड न्यूज के हवाले से अगर बात करें, ईरान ousted from UN Women's Commission after US campaign. Iran's UN ambassador calls the move illegal, describing the United States as a bully. वो तो है, वो तो इन्होंने गलत नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ईरान was ousted from a United Nations women's body on Wednesday for policies contrary to the rights of women and girls, a move proposed by the United States after Tehran's brutal crackdown on protests sparked by the death of a young woman in custody. Custody में लिया गया था, उसको मार दिया गया. एंड देन जो मैं परसों बात कर रही थी, वन ऑफ द प्रोटेस्टर्स जिसको पब्लिकली एग्जीक्यूट किया गया था, यानी उसकी जान ली गई थी क्योंकि उसने साथ दिया था. बहुत सारे लोगों ने साथ दिया था, बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया था, जेल किया गया था, मारा गया था, टॉर्चर हुआ था, एटसेट्रा. दैट यंग बॉय वाज अ फुटबॉल प्लेयर. सो एनीहाउ द पॉइंट जो किया यूएस ने, वो शायद क्या वो गलत नहीं है. स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन देन जब एक ऐसा शख्स या ऐसा इदारा या ऐसा मुल्क एक स्पेसिफिक बायस्ड अप्रोच रखे कि वो जो समझते हैं कि जो खिलाफ वर्जी कर रहा है ह्यूमन राइट्स की या किसी भी चीज की, तो उस पे वो सबसे ज्यादा उसको प्रोपेगेट और आवाज उठाते हैं. खुद करने की जब बारी आती है तो उसकी जस्टिफिकेशन है, उसका जवाज है, उसकी वजह है, और वो वजह हकायक पर मबनी जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं होती है. इट इज ऑल अजम्पशंस एंड सोच एंड एक नैरेटिव जो कि फीड कर दिया जाता है कि यहाँ पर टेररिस्ट मौजूद हैं, पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दो. अक्लमंद लोगों को उस वक्त पता चल जाता है, बाकी जो आवाम सादी होती है उसको बाद में पता चलता है अच्छा यहाँ से तेल निकलवाना था, यहाँ से सोना निकलवाना था, यहाँ पे इस खित्ते में जो है वो एंट्री पॉइंट उनको चाहिए था. तो पिछले 40-50 साल से क्या कर रहे हैं अमेरिका? उससे पहले से भी खैर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन ऑब्वियस मीडिया के जरिए जो है वो अब हो रहा है. वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं होती हैं. ऐसी ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने को मिलती हैं ऑफ जिस तरह की इजाजतें दे दी जाती हैं कि वहां पे जो डिप्यूट किया जाता है उनके आर्म्ड ऑफिसर्स को, अफगानिस्तान हो जाए, वियतनाम से लेके अब तक, लेट्स पुट इट दैट वे, तो वो जो इजाजतें दी जाती हैं कि वो कर सकते हैं वहां पे, वहां के लोकल्स के साथ,
वेदर उनको मारने से लेके, जिनसी ज्यादती से लेके, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स. एंड देन इस तरह की हॉरर स्टोरी सुनने को मिलती हैं जिसमें हम मूवीज के जरिए, डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए बाद में पता चलता है कि खवातीन के साथ विद इन देयर ओन यूनिट्स जो है, यानी उनकी अपनी आर्म्ड फोर्सेस जो उनके खवातीन के साथ क्या क्या होता है. You know, so human rights violations happen all around the world. US is not a country जो इसको इस तरह propagate करने की position में है, जो कि खुद has been at the forefront of violating human rights. In coincidentally, इत्तफाकन वो तमाम ममालिक जो एक जिनकी रंगत सफेद नहीं है, दूसरे उसमें से ज्यादातर या कम से कम 50% ममालिक जो है वो मुसलमान ममालिक हैं, या क्या कहते हैं साउथ अमेरिकन या अफ्रीकन कंट्रीज का कोई किसी किस्म का कनेक्शन होता है. आई डोंट अंडरस्टैंड. पॉइंट उनका गलत नहीं है, बट दे आर रियली नॉट द काइंड ऑफ पीपल हु शुड बी द एम्बेसडर्स फॉर दिस. जो ईरान में हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है. जो उस पर आवाज नहीं उठा रहा है वो फिर इंतजार करे वो शख्स या वो मुल्क कि खुदा ना करे कि उनके ऊपर ऐसा वक्त आए कि उनको इस चीज का सामना करना पड़े. बिकॉज ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का मतलब होता है कि इंसानी बेसिक इंसानी हुकूक जो कि कहने को यूनाइटेड नेशंस उसका बड़ा प्रोपेगेट उसको करता है, बट इन्फोर्स उस तरह कर नहीं पाते हैं. जो जितनी सारे चार्टर्स जो है वो सामने लेके आते हैं, उसको पेपर के हद तक काफी सारी चीजें मौजूद होती हैं, और उसको जब ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करना होता है तो या उनके हाथ बंधे होते हैं या उनके हाथ बांध दिए जाते हैं. लेट्स पुट इट दिस वे. सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जो ईरान में इस तरह की सिचुएशन हुई है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन टू द सर्फेस आई है बिकॉज ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया. कमिंग बैक टू आपके जवाबात आज के सवाल के हवाले से, अब्दुल खान कहते हैं इट हैज चेंज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, एवरीथिंग गेट्स फेडेड बट इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड इट स्टिल वेरीज पर्सन टू पर्सन. सो अब्दुल खान कहते हैं कि जो शख्स दूसरे नंबर पर आता है उसको कोई याद नहीं रखता, ये नैरेटिव, यही सवाल था आज का, वो काफी बदल गया है. लेकिन पर्सन टू पर्सन एंड इनफरादी तौर पे शायद कुछ लोग अभी भी ऐसी अप्रोच रखें, और सिचुएशन टू सिचुएशन भी वेरी करता है. तो बेसिकली आप ना इधर के ना चिट भी अपना पट भी अपना नहीं, ना इधर के ना उधर के, दोनों सिचुएशन जो है वो आप इंक्लूड कर रहे हैं, यानी काफी इंक्लूसिव जवाब है आपका. सही. ताबिश हुसैन कहते हैं वेल आई थिंक इट्स द एफर्ट दैट काउंट्स एंड रिमेंबर्ड वेदर यू एंड अप फर्स्ट और सेकंड. के जो कोशिश होती है, जो एफर्ट होती है, जो आपकी जर्नी होती है, वो ज्यादा याद रखी जाती है और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आमिर कहते हैं, आमिर ओ चकजई, आमिर और ओ और चक और जई, ये आपका एलियस के सामने आपका नाम लिखा हुआ है. कहते हैं ऑलमोस्ट डजंट काउंट, के अब के दौर में ये मैटर नहीं करता है. क्यों मैंने ये सवाल पूछा था, क्या था इसका फलसफा, और जस्ट इन केस कोई और जवाब रह गया है बताती हूँ आपको इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट देन, द फलसफा ऑफ आज का, हाय लेसेस ही खुल गई, अपने पांव से जूते के लेस खुल गए आज. ऐसे ना, आज इज वन ऑफ दोस डेज जो मैं बहुत फिजिटी का मतलब होता है, देखें जिस तरह जो बाद में आप वीडियो पे देखिएगा, बाल को हाथ लगा रही हूँ, स्कार्फ को हाथ लगा रही हूँ, हेडफोन्स को हाथ लगा, वैसे भी जनरली भी मैं एडजस्ट करती हूँ बिकॉज यहाँ की चीजें जो है वो कुर्सी से लेकर हेडफोन्स तक बड़ी हैं सब साइज में मेरे लिए, बट आज ज्यादा चिड़ो. इट्स वन ऑफ दोस डेज जिसका मतलब है प्रॉबेबली मेरे दिमाग के पीछे कुछ है. ये भी है, यू कैन रीड अप अबाउट इट, ये स्टडीज शो करती हैं. जब आप फिजिट करते हैं, इसको अंग्रेजी में फिजिट करना कहते हैं, कॉन्स्टेंटली छेड़छाड़ करना, उसका मतलब है कि आपके दिमाग पे बहुत कुछ है. जरूरी नहीं कि कोई भारी चीज हो या बहुत जरूरी चीज हो, लेकिन आपको कोई चीज बॉदर कर रही है. अब वो भारी हो, बड़ी हो, छोटी हो, जो भी चीज हो, आपके जहन पे कोई ऐसी चीज है जो कि आपको किसी भी लेवल की तकलीफ पहुंचा रही है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपको घबराहट हो रही है, या आपको परेशानी हो रही है, या शायद परेशानी घबराहट ना हो लेकिन आपको वो चीज जो है वो कॉन्स्टेंटली दिमाग में आ रही है. तो उसको आप साइड पे हटा रहे हैं, अपने दिमाग से हटा रहे हैं ताकि आप फिलहाल के काम कर सकें, लेकिन आप जिस्मानी तौर पे कॉन्स्टेंटली छेड़छाड़ कर रहे हैं. अब मैं उस वक्त सोच रही हूँ ब्रेक्स में क्या चीज है, मैं किस चीज के बारे में सोच रही हूँ, अभी नहीं समझ आ रही, प्रॉबेबली दोपहर तक समझ आ जाएगी कि क्या ऐसी चीज है जो दिमाग पे. एनी हाउ, विनिंग इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम कमिंग फर्स्ट. ठीक है, आज का सवाल जो था, देखती हूँ किसी का जवाब तो नहीं रह गया. हाँ, रिजवान कहते हैं स्टैंड्स टुडे इवन नोबडी रिमेंबर्स नंबर 1. कहते हैं कि आज भी ये नैरेटिव जिंदा है कि जी जो दूसरे नंबर पर आता है उसको कोई याद नहीं रखता, क्योंकि रिजवान का कहना है कि जो पहले नंबर पर आता है उसको भी कोई याद नहीं रखता. ओके, इसमें उसको हम डिवाइड करते हैं इस डिस्कशन को 2 हिस्सों में. सबसे पहले ये चीज कि फर्स्ट आना या जीत जाना इज डिफरेंट, जीत जाना या फर्स्ट आना डिफरेंट चीजें होती हैं. ठीक है, जीतने का कॉन्सेप्ट भी लोगों के लिए डिफरेंट होता है. सो पहला हिस्सा ऑफ द डिस्कशन इज दिस. हम जब बच्चों को कहते हैं ना तुम्हें फर्स्ट, मैं रेस में फर्स्ट आया या पढ़ाई में फर्स्ट आया, व्हाट इज दैट? दूसरों से ज्यादा नंबर.
तो हम कॉन्स्टेंटली बता रहे होते हैं दैट यू आर एलिवेटेड. हम बचपन से ही एक्सपीरियंस का कॉन्सेप्ट नहीं इनकरेज करते. डिड यू हैव फन? डिड यू एंजॉय? डिड यू हैव अ गुड टाइम? डिड यू वाज इट एक्साइटिंग? आसान था क्या? मुश्किल था क्या? सीखा आपने? ये नहीं. फर्स्ट कौन आया? सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए थे? बाकी बच्चों के मार्क्स कितने आए थे? तो हम उनको कंपैरिजन के जोन में डालते हैं बचपन से, क्योंकि हम इस बात को यकीन कर चुके, इस बात पे यकीन कर चुके होते हैं कि एक लेवल है, एक मेयार है. अब हम एक 5 साल के या 10 साल के बच्चे को बता रहे हैं कि उसी की उम्र का एक बच्चा जो है वो उसकी जिंदगी के आगे आने वाले साल का स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश कर रहा है. मतलब नॉट दैट इंडिविजुअल चाइल्ड जो कंपटीशन है उसका, लेकिन कि somebody else is setting the benchmark for you, right? And setting the benchmark as an individual is probably the most, for somebody else setting it for you is probably the most horrifying thing that we are taught as human beings. यानी कि सबसे खौफनाक और गलत चीजों में से एक ये है कि कोई और शख्स आपके लिए मेयार बयान करेगा. दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरों का नजरिया, दूसरों की वैल्यूज अपनी जगह इंपॉर्टेंट होती हैं. आपने डिफाइन करना होता है कि आपका बेंचमार्क क्या है, और ये बचपन से हमने सिखाना होता है बच्चों को. बचपन से बच्चों को ही सिखाते हैं, यानी बचपन से हमने सिखाना होता है, और सीखना चाहिए हमें. खैर, देयर इज नो लिमिट ऑफ आप किस एज में इस चीज को लर्न या अनलर्न कर सकते हैं. वांटिंग टू विन इज अ गुड थिंग. गोल सेटिंग is a good thing. A benchmark set by somebody else and trying to achieve that benchmark for yourself is not a good thing. Because उसमें हम ये बता रहे होते हैं कि जब तक तुम ये नहीं करोगे, you're not good enough. Why? Who defines that you're not good enough? अब मेयार की हम बात करते हैं. अच्छा चावल खाना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का घर बनाना चाहिए, अच्छी क्वालिटी की गाड़ी होनी चाहिए. Nobody is saying अच्छी क्वालिटी नहीं होती या एक से बेहतर नहीं होती है. That's not winning. That's a focus on good quality or better quality of something. उसी तरह be a better person, but not a better person than somebody else, because गाड़ी and इंसान को हम नहीं compare कर सकते. मेयार of an इदारा or a गाड़ी or a service is very different from a human being, because a human being is dependent on the mental connections and so many thousands of emotions. So क्योंकि emotionally हम डिपेंडेंट बहुत होते हैं और हमारी मेंटल प्रोसेसेस बहुत वेरी करती हैं, वो हार्ड एंड फास्ट स्ट्रक्चर की तरह नहीं हम उसको कंपेयर कर सकते हैं. नंबर 1 तो ये, तो एक ये चीज के वांटिंग टू विन इज अ गुड थिंग, बट समबडी एल्स सेटिंग अ बेंचमार्क फॉर यू कि ये इज द ये इज द बेस्ट. जो 100 में से 100 लेता है वो फर्स्ट आता है पेपर पे. जो 100 में से 100 लेता है वो फर्स्ट आता है. किस चीज में? क्लास में फर्स्ट आता है क्या? वो जिंदगी में फर्स्ट आता है क्या? वो नौकरी में फर्स्ट आता है क्या? वो प्यार में फर्स्ट आता है क्या? वो दुनिया में चेंजेस लाने में फर्स्ट आता है? नहीं, नॉट एट ऑल. इस बात को आप ये यूटोपियन कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत एक रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है. और शुक्र है ये नैरेटिव चेंज हो रहा है, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान में भी ये नैरेटिव चेंज हो, ताकि हम सही तरह तरक्की की तरफ गामजन हो. कि हम समझते नहीं है कि एवरी अचीवमेंट और एवरी गोल इज अ विन. ये हमें नहीं सिखाया जाता है. पाकिस्तान जैसे ममालिक में ये कॉमन नहीं है कि कोई भी चीज जो आप हासिल कर लेते हैं, जो आपने खुद सेट की होती है, खुद अपना स्टैंडर्ड सेट किया होता है, दैट इज अ विन, बिकॉज यू हैव सेट इट. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ खुद मुख्तारी एंड इंडिपेंडेंस, नॉट attaining or wanting to attain or achieve something that is being set by a system. I'm not against systems. एक एजुकेशन सिस्टम होता है, एक स्किल सिस्टम होता है, क्वालिफिकेशन सिस्टम होते हैं, बिल्कुल सिस्टम्स होते हैं, बट दैट इज नॉट सपोज टू डिफाइन योर विन. दैट डिफाइंस अ सर्टेन स्टैंडर्ड विच यू मे वांट टू कम अप टू, और वो भी इसलिए क्योंकि उसमें सीख है, नॉट बिकॉज उसमें जीत है. उसमें सीख है, उसमें इंप्रूवमेंट है, उसमें ग्रोथ है. आप बिल्डअप हो रहे होते हैं, not because eyes on the prize is set by somebody else and that is the ultimate prize. That doesn't help anyone. हम पिछले हफ्ते देख रहे थे, हम मतलब आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, जो वो एक लड़का है जिसने 29 मेडल्स हासिल किए हैं, गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं, उसमें क्या बोलते हैं, MBBS में. ठीक है, 29 मेडल्स इज अ ह्यूज फीट. तो एक तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, जो शख्स उसको इंटरव्यू कर रहा था, क्या आपको किसी डॉक्टर ने अप्रोच किया? नहीं. किसी इदारे ने अप्रोच किया? नहीं. किसी ने ऑफर किया अपने साथ काम करें? नहीं. मतलब उसके जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात.
आई एम नॉट सेइंग कि उसको ये नहीं हासिल करने चाहिए थे. आई एम नॉट, मैं कौन होती हूँ कहने वाली, बट जस्ट एज अ पर्सन एंड एज एन एजुकेशनिस्ट एंड यू नो एज अ पर्सन विद बैकग्राउंड इन साइकोलॉजी, ऑल ऑफ दैट कंबाइंड, उसने अपना वो बेंचमार्क सेट किया या शायद बेंचमार्क से भी ज्यादा हासिल किया. वो एक गारंटी नहीं है दैट हिज लाइफ इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल. तो मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि कोई फायदा नहीं. उसने अपना बेंचमार्क सेट किया, अल्लाह ताला ने जो उसके लिए लिखा उसको बिल्कुल मिलेगा. बट ही सेट हिज बेंचमार्क. डिड समबडी एल्स सेट हिज बेंचमार्क फॉर हिम? नो. एंड दैट बेंचमार्क इज नॉट नेसेसरली गोइंग टू गारंटी. और ऑल्सो अगर उसके दिमाग में ये था कि गोल्ड मेडल जो हासिल करता है वो आगे बढ़ता है, वो उसको गलत सिखाया गया था. So you have to define your own path. Want to win, want to achieve goals, but on your own. Narrative क्या होता है? Narrative होती है एक चीज जो कि एक कॉन्सेप्ट जो कि लोग एक कबूल करना शुरू कर देते हैं. आपकी अपनी एक रियलिटी है. आप अपने आप को इंडिपेंडेंट मत बोलें, एजुकेटेड मत बोलें, वेल इन्फॉर्म्ड मत बोलें, फुलफिल्ड लाइफ अगर आप समझते हैं आपने जी है, लेकिन आपने दूसरों के नैरेटिव को हमेशा अपनाया है. इसलिए अगर अपनाया है क्योंकि आपको अच्छा लगा है और आपको वाकई में खुद भाया है तो एक और चीज है. इसलिए अपनाया है बिकॉज ऐसा ही होता है, तो ना आपने फुलफिल्ड लाइफ जी है, ना आपकी आंखें उतनी खुली हैं, ना आप उतने एजुकेटेड हैं जितना आप समझते हैं. मैं भी इसमें शामिल हूं. मैं आपको बुरा नहीं कह रही, अपने आप को अच्छा नहीं कह रही, नथिंग ऑफ द सॉर्ट. आई एम जस्ट सेइंग वी से दैट वी यू नो वी आर लिविंग a life in the modern world and we've seen the world and we've traveled and there's so much information. What are we doing about it? उसमें से हमने ये भी नहीं आज तक एक्सट्रैक्ट किया, इतने अरसे से इंसान मौजूद है दुनिया में, कि your individual identity is what gets you anywhere ever, nothing else. जिन लोगों ने अपना पाथ कार्व किया वो फिर निकले जेफ बीजो और स्टीव जॉब्स जैसे. जिन्होंने अपना पाथ नहीं कार्व किया और सिर्फ दूसरी चीजों का नैरेटिव अपनाया, किया ये समझे बगैर कि वो हमारी अपने नैरेटिव के साथ मैच भी करता है कि नहीं, वो फर्स्ट और सेकंड की रेस में रह गए और वो फंस के रह गए और फिर आगे ऐसा जितना बढ़ नहीं सके. That's just my 2 cents on this. Alright, जाते जाते I'll just wrap this up. I'll try and share a study also, मैं Twitter पर post कर लूंगी, of trying to identify your own path and your own journey. इससे related बहुत सारी articles and बहुत सारी stories और बहुत सारी researches. I'll try to pick a comprehensive one to understand why it's इस दौर में क्यों important है, because the sense of competition has really changed. Because inclusive environment, coordinate, cooperate और collaborate करके चलने की जिंदगी है. Coordinate, cooperate and collaborate, 3 C's. आप इस तरह कह लीजिए. यानी कि मिलजुल के कलेक्टिव विंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं. स्टार्टअप कल्चर ने इस चीज को काफी ज्यादा चेंज किया है, बिकॉज यू डोंट नीड वन पर्सन हु हैज अ फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट एंड देन यू नीड अ स्मॉल इफ नॉट अ बिग ग्रुप ऑफ पीपल हु विल अंडरस्टैंड दैट जर्नी, एंड देन you have investors who understand the purpose of that journey and who believe in that and bring. It's all collaboration, coordination and cooperation. जिससे इंसान आगे बढ़ता है. तो ऐसा नहीं है कि एक शख्स दूसरे से बेहतर नहीं करना चाहता है, लेकिन दूसरे से कंपटीशन उस सेंस में नहीं. अच्छा, मेकिंग समथिंग बेटर फॉर द बिगर पर्पस, अपने पर्पस के लिए ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचे, इस वजह से. सो रिमेंबर that you have to be able to face yourself in the mirror tomorrow. अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर आप ये कह सकें, simple life ही सही. I lived a good life according to me. I didn't adopt a certain fashion or a certain गाड़ी और a certain तौर तरीका क्योंकि यही चलता है. अपने आप से जेन्युइनली पूछिए, मुझे इसलिए भाया था क्योंकि मेरी भी ये राय थी और ये मेरी भी मर्जी थी, क्या was this the safe way or was this the way I was told कि you win? According to who? किसका अप्रूवल? Whose standard? People who don't matter, people who don't pay your bills, people who are not living your life. अगर आपको सेंस ऑफ अनफुलफिलमेंट अंदर हो रही है कभी भी किसी भी हवाले से, the first thing that you need to ask is, बहुत सारी ऐसी वैल्यूज, बहुत सारे ऐसे इक़दार होते हैं, बहुत सारे ऐसे उसूल होते हैं जो हम अपना लेते हैं क्योंकि वो सेफर होते हैं, या हम दूसरों की बातें नहीं सुनना चाहते हैं, वो हमारे अपने वैल्यूज से नॉट नेसेसरली कोइंसाइड करते हैं. द डे यू आर एबल टू डिफरेंशिएट योर ओन वैल्यूज एंड द वैल्यूज दैट हैव बीन पुट ऑन टॉप ऑफ यू. सोसाइटी में एग्जिस्ट करने के लिए ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि अपनाना ही पड़ता है कुछ चीजों को. नहीं, को एग्जिस्टेंस, हमाहंगी का कॉन्सेप्ट है कि आप इंडिविजुअल ब्यूटी जो आपकी है ऑफ योर वैल्यूज एंड योर प्रिंसिपल्स, वो आप पैरेलल में चला सकें एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हुए. दिस इज योर्स एंड दिस इज माइन. I will not apply your rules to my life, but I will respect that you are applying them.
So the day we start doing that, we're going to be so much more independent. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए this is me Salmeen Ansari saying thank you for being with me. I love you all and sayonara. This is Mira FM 107.4.